कनिका अपने पति के साथ अपने मायके जाती है, जिसे देखते ही उसकी माँ संध्या बहुत खुश हो जाती है। तभी कनिका की नजर टेबल पर रखे बनाना चिप्स पर जाती है, जिसे देखते ही वो तुरंत चिप्स की प्लेट उठाकर सोफे पर बैठकर खाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर उसकी माँ हंसते हुए कहती है, ये बनाना चिप्स खाना छोड़ नहीं सकती। अरे आराम से खा, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। मुझे लगा ही था अब भी तुझे बनाना चिप्स खाना पसंद होगा, तभी तो मैं तेरे लिए ले आई। और देखो मुझे सही ही लगा था। ये बात आपने बिल्कुल सही कही मम्मी जी। जब इतने साल बाहर रहने के बाद इसने केले के चिप्स खाना नहीं छोड़ा तो अब क्या ही छोड़ेगी। अब तो बनाना चिप्स की पूरी प्लेट इसके सामने है। हम दोनों बस देखते रह जाएंगे और ये एक के बाद एक सारा खा जाएगी। कभी कभी तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि इतनी चिप्स खाती कैसे है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं दामाद जी? हमें कुछ समझ में नहीं आया। अरे माँ, ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ आपको। इनको बस मेरा मजाक बनाना आता है और कुछ नहीं। यही इनका मनपसंद काम है। माँ आप तो जानती ही हैं मुझे बनाना चिप्स कितना पसंद है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ दूर दूर तक किसी भी दुकान पर बनाना चिप्स नहीं मिलता। तो कुछ नहीं मम्मी जी, इस मैडम को ना बनाना चिप्स खाने की इतनी आदत थी, इसको कहीं ढूंढने पे मिला नहीं तो इसने क्या किया, मकान मालिक के पास गई और उनके सामने इतनी बड़ाई की, बनाना चिप्स की इतनी बड़ाई की कि वो बेचारी ढूंढ के कहीं से भी इसके लिए बनाना चिप्स लेकर आई और साथ साथ उसे भी आदत लग गई और अब तो वो बनाने भी लगी है और खाने भी लगी है। ये तो सही है ना कनिका, वहाँ भी अपनी पसंद की चीजें खाने पीने का जुगाड़ कर लेती है। इसी को तो कहते हैं कन्विंसिंग पावर, जो कि मेरी कनिका के पास बहुत है। ये तो कुछ नहीं है। कनिका तो अपने स्कूल कॉलेज में भी अपनी मीठी मीठी बातों में सबको कन्विंस कर लेती थी, अपना सारा काम दूसरों से करवाती थी। हाँ, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ रहा हूँ। आप तो यही कहना चाहती हो ना कि कनिका बहुत चालाक है और सब बेवकूफ है, इसकी बातों में आ जाते हैं। माँ आप भी क्या कुछ भी कहे जा रही हो। और अविनाश जी, आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हो मेरी माँ के सामने। बेटा जो सच बात है उसमें कुछ कहने की जरूरत ही क्या है, ये तो हमेशा से ही ऐसी है। बस करिए आप लोग, जब से आई हूँ मेरी ही बातें किए जा रहे हो। एक काम करते हैं, हम सब लोग बैठकर बनाना चिप्स खाते हैं और इतने दिनों बाद सभी लोग मिले भी तो हैं। एंजॉय करिए ना। नहीं बेटा, तू ही खाइए बनाना चिप्स, मैं सबके लिए कुछ अच्छा बना लूंगी, क्योंकि बनाना चिप्स तुझे ही पसंद है, सबको नहीं। संध्या इतना कहकर रसोई में जाने के लिए सोफे से उठती है। थोड़ी देर बाद कनिका अपने सभी घर वालों से मिलकर अविनाश के साथ अपने ससुराल वापस जाती है, जहाँ उसकी सास रेखा उससे कहती है, आ गई बहू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मिल आई अपने परिवार वालों से। क्या खिलाया पिलाया तेरी माँ ने? माँ, खाने पीने के बारे में तो मत ही पूछो। अरे क्या कुछ खिलाया, बहुत कुछ खिलाया मम्मी जी ने। लेकिन आपकी जो बहू है ना, इसने तो बस एक ही चीज खाई है, वही इसका वो बनाना चिप्स। क्या तेरे को वहाँ पे भी बनाना चिप्स मिल गई? माँ, वहाँ तो मिलेंगे ही ना, वहीं से तो इसको आदत लगी है ये बनाना चिप्स खाने की। और पता है आपको माँ, हम जब वहाँ पहुँचे ना तो चाय नाश्ते में ना मम्मी जी ने हमें बनाना चिप्स और चाय दिया। ये महारानी बनाना चिप्स को देखते ही पागल सी हो गई, टूट पड़ी उस पे। तो क्या हुआ, अपने घर गई थी, कहीं बाहर तो मैंने ऐसी हरकत नहीं की ना जिससे आपकी इंसल्ट हो। अब क्या अपने घर में भी अपनी पसंद का ना खा सकूं मैं? अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया, तुम्हारा जो मन कर रहा था तुमने वो खाया और मैं माँ को बता रहा हूँ, तो क्या हो गया गलत? अरे माँ तो सोच रही होगी मेरी बहू इतने समय बाद आई है तो बनाना चिप्स खाने की आदत छूट गई होगी, लेकिन इनको सच जाने का हक है ना, इसलिए बता रहा हूँ। जाने दे बेटा, कोई नहीं। वैसे भी जगह बदली है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। वो बात तो सही है, लेकिन माँ इंसान का ना ऐसा होना भी सही नहीं है कि उसे अपनी पसंद के अलावा कुछ और दिखाई ना दे। लेकिन सच कहूँ ना माँ, अगर आप वहाँ होती ना और इसको चिप्स खाते हुए देखती तो आप हंस हंस के पागल हो जाती। बस करिए आप, जब से आई हूँ अपने मायके से मेरे मजाक उड़ाते जा रहे हैं आप। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। एक रोज कनिका हॉल में कच्चे केले काट रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला वहाँ आती है और इतने सारे कच्चे केलों को देखकर कहती है, बहू इतने सारे कच्चे केले, सब्जी मंडी में सब्जियां लगाने का काम शुरू करने वाली है जो इतने सारे कच्चे केले बैठी काट रही है। नहीं आंटी जी, वो तो मैं। अच्छा समझ गई, लगता है तू कच्चे केलों की सब्जी बनाने वाली है। लेकिन बहू ये केले कुछ ज्यादा नहीं है, इतने केलों में तो हमारे पूरे मोहल्ले के लिए सब्जी बन जाएगी। यही तो परेशानी है आंटी जी आपकी, ये सारी बातें बिना बताए ही समझ जाती हैं। आंटी जी पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनिए ना। किसने कहा आपको कि मैं सब्जी के लिए कच्चे केले काट रही हूँ? बल्कि मैं तो।
कनिका विमला को केले के चिप्स के बारे में बता रही होती है कि तभी वहाँ रेखा आ जाती है और हंसते हुए कहती है, क्या विमला तू भूल गई? कुछ समय के लिए मेरी बहू बाहर गई, तू भूल गई कि मेरी बहू बनाना चिप्स खाती थी। ये सब उसी की तैयारी कर रही है। क्या तेरी बहू की बनाना चिप्स खाने वाली आदत अभी तक नहीं गई? जिस तरह से ये बनाना चिप्स खाती रहती थी पूरे दिन, मुझे तो लगता था कि इतने सालों में बोर हो गई होगी और छोड़ दिया होगा, लेकिन यहाँ तो नजारा ही कुछ और है। बहू, तू वहाँ भी ऐसे ही कच्चे केलों से चिप्स बनाकर खाया करती थी क्या? आंटी जी, वहाँ मुझे केले के चिप्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी ना, खरीद कर लाने की जरूरत पड़ती थी, बल्कि मेरे मकान मालिक मुझे खुद चिप्स ला कर देते थे और साथ में खाते भी थे। लेकिन वो कैसे? अविनाश बेटा तो कहता था कि बहुत खड़ूस थी तेरी मकान मालकिन, हमेशा सुनाती रहती थी। आंटी जी, खड़ूस लोगों के साथ लोग खड़ूस बनकर ही रहते हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों के साथ रहेंगे, लोग भी तो वैसे ही हमारे साथ रहेंगे ना। वो बात तेरी सही है बहू, लेकिन आज के जमाने में कोई अपना काम नहीं करता है तो दूसरों का क्या ही करेगा? तो फिर वो तेरे लिए चिप्स लेकर क्यों ही आती? मैं बताती हूँ, वो इसके लिए नहीं अपने लिए चिप्स लेके आती थी, वो भी खाने के लिए, क्योंकि इस महारानी ने भी उसको बनाना चिप्स खाने की आदत लगा दी। तभी तो मैं कहूँ कि कौन इतना फ्री है जो दूसरों के लिए इतनी मेहनत करेगा। ये सही है, तब तो तेरी बहू बहुत चालाक है जो अपनी मीठी बातों से किसी से भी अपना काम निकलवा सकती है। तुझे आज पता लगा? जब से ये घर पर बहू बन के आई है ना, तब मुझे पता चल गया था ये बहुत चालू बहू है। रेखा की बात सुनकर विमला हंसने लगती है। उन सभी की बातें दरवाजे पर खड़ा अविनाश सुन रहा होता है, जिसे सुनकर वो अंदर जाता है और कहता है, लेकिन अब कनिका को ना ये सब खाने की आदत छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो चुका है और जहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ है वहाँ की फैक्ट्री में केले के चिप्स की पैकिंग होती है और सप्लाई भी मुझे ही करवाना है, तो कनिका जितना चाहे खा सकती है, वो भी बिना किसी चिंता के। क्या तू सच बोल रहा है? बहू की तो निकल पड़ी। अब तो बहू को ना किसी मकान मालिक को ना आदत लगानी पड़ेगी, ना उसको पटाना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं सही कह रहा हूँ। और अब मैं भी देखूंगा कनिका कितना बनाना चिप्स खा पाती है, क्योंकि मेरी तो जॉब उसी में लगी है। जितना चाहे वो खाए, मैं भी देखता हूँ कब तक खाएगी और कितना खाएगी। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि आपके ट्रांसफर से मुझे खुशी हुई, वरना हमेशा आए दिन नए नए शहर भेज देते जहाँ अपनी पसंद का कुछ मिलता ही ना हो। बट इस बार ऐसा नहीं है, ये जगह बहुत अच्छी है। वैसे निकलना कब है ये भी बता दीजिए। अभी कम से कम 1 हफ्ता तो जाएगा इसमें, उसके बाद हम चले जाएंगे। 1 हफ्ता? इतना टाइम थोड़ी, और जल्दी नहीं सकता क्या? अब जाना ही है तो लेट क्यों करना? हे भगवान, मेरी बहू कैसी बहू है जो उसे बनाना चिप्स खाने की इतनी आदत है कि मुझे अकेला छोड़ने के लिए भी तैयार है। हाय, इसको जरा भी दुख नहीं है। इसकी बूढ़ी सास कैसे रहेगी यहाँ? बात वो नहीं है माँ जी, बात ये है कि आज तक मुझे पैसे खर्च कर या मेहनत करके ही बनाना चिप्स खाने को मिला। इस बार बिना किसी मेहनत के, वो भी 1-2 दिन नहीं, रोज ही खाने को मिलेगा मुझे मेरी पसंद की बनाना चिप्स। इससे अच्छी और क्या ही बात हो सकती है। 1 हफ्ते बाद बनाना चिप्स की शौकीन कनिका अपने पति के साथ उसकी ट्रांसफर वाली जगह पर चली जाती है, जहां उसे अपनी पसंद का बनाना चिप्स फ्री में खाने को मिलता है। कहानी है तराना नाम की बहुत ही जिंदा दिल और स्वाभिमानी किन्नर की, जो किन्नर कम्युनिटी के लिए एक मिसाल बन गई। चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। बाकी सभी किन्नर की तरह तराना भी, जो कि बहुत खूबसूरत थी, गली गली घूमकर बधाइयाँ लेती, रेड लाइट पर लोगों से पैसे लेती, शादी पार्टियों में नाचने गाने जाती, पर उसे अपनी जिंदगी में एक कमी महसूस होती ही रहती थी, जो थी एक औलाद की। वो जब भी किसी नवजात बच्चे की बधाई लेने जाती, उसके दिल में हमेशा यही सवाल आता कि काश वो भी माँ बनने का सुख ले पाती। ते ही एक शाम अपने कुछ किन्नर सदस्यों के साथ, आए हाय, अरे मुई तेरा मुंह क्यों उतरा है? ओहो, हाय हाय, गोद में लिया लल्ला और मुझे मिला सोने का छल्ला। अरे तराना, तुझे कुछ नहीं मिला क्या जब मुंह लटका के खड़ी है? अरे कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। ओए होए, अरे बता ना क्या बात है? हम रोज इतने बच्चों की
लंबी उम्र की दुआ करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं, पर खुद कभी माँ बनने का सुख नहीं ले पाते। हाय हाय तराना, अगर ये गुण हमारे अंदर होते तो हम किन्नर थोड़ी होते। हाय 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 हाय, मोई दुनिया का यही दस्तूर है, हम नहीं बन सकते बाकी सब जैसे, हम तो ऐसे ही बढ़िया हैं। हे भगवान, आखिर क्यों मुझे एक किन्नर बनाया? क्यों मैं माँ नहीं बन सकती? इतने बच्चों को रोज अपने हाथों में लेकर दुआ मांगती हूँ, पर एक को भी अपना नहीं कह सकती। आखिर क्यों मेरा नसीबा ऐसा बनाया? अरे कहाँ खो गई तू? चल चल खाना खा ले, कल शादी में जाना है, बुलाया है, खूब बधाइयाँ मिलेंगी। ठीक है, आप सब चलिए, मैं आती हूँ। तराना सारी रात खुले आसमान के नीचे अपने घर की छत पे लेटे लेटे सोचती रहती है कि काश वो भी कभी माँ बन पाती। सोचते ही सोचते सुबह हो जाती है और वो वापस से अपने कामों में लग जाती है। जैसे ही शाम होती, वो और उसकी पूरी मंडली शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि तराना बेहद सुंदर थी, तो वो जहाँ भी जाती सब लोग उसे एकटक देखते ही रह जाते। वो अपना नाचने गाने का काम शुरू करते हैं, जिसे देख सभी लोग बेहद खुश होते हैं। तभी वहाँ मौजूद रोहन नाम का एक लड़का, जिसे तराना बेहद पसंद आती है, वो उसके पास जाता है और कहता है, हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, सुनिए। जी कहिए, क्या बात है? बधाई के पैसे तो अंदर ही मिल गए थे, और नहीं चाहिए साहब? अरे नहीं, मैं पैसे देने नहीं, मैं आपसे बात करने आया हूँ। हाँ साहब, बोलो, कहाँ बधाई लेनी है? मैं और मेरी मंडली वहीं आ जाएंगे। अरे आप गलत समझ रही हैं। देखिए, मैं तो बस आपसे बात करना चाहता हूँ। वैसे नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम तराना है साहब। तभी मंडली की एक किन्नर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, ए तराना, जल्दी चल रे। हाँ चलिए, वैसे भी काफी रात हो गई है। तराना अपनी मंडली के साथ वहाँ से चली जाती है और रोहन उसे देखता ही रहता है। वो उसके बारे में जानकारी निकालने लगता है। जैसे तैसे वो उसके घर का पता निकाल लेता है और वहाँ पहुँच जाता है। तराना उसे वहाँ देख पूछती है, अरे साहब, आप यहाँ? हम किन्नरों के घर कैसे आना हुआ आपका? जी, मैं यहाँ बस आपसे मिलने का मन हुआ तो चला आया। आए हाय, मुझसे क्या काम आ गया आपको? जी माँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। बहुत अच्छी लगती हैं आप मुझे, और मैं अब आप ही से शादी करना चाहता हूँ। साहब, मैं एक किन्नर हूँ और आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं। आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन्नर हो या फिर कोई आम लड़की। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और अब शादी भी आप ही से करना चाहता हूँ। अरे साहब, क्यों मजाक बनाते हो? होश में तो है ना आप? एक किन्नर से शादी करेंगे? जी करूँगा, चाहे सबके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। बोलो, बनोगे आप मेरी जीवन संगिनी? निभाओगी मेरा साथ? हाँ, बनूंगी मैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी जीवन संगिनी। कुछ ही समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, पर तराना को एक बात हमेशा परेशान रखती है कि वो कभी भी अपने पति को पिता बनने का सुख नहीं दे पाएगी। वहीं दूसरी तरफ रोहन को उससे कोई शिकायत नहीं होती है। ऐसे ही एक दिन, अरे तराना, क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत दिनों से कुछ परेशान नजर आ रही हो। मैं आपको कभी भी एक पिता बनने का सुख नहीं दे पाऊंगी। ये बात मेरे दिल में फांस की तरह चुभती है। अरे मेरी जान, तुम परेशान क्यों होती हो? खामखा रो रही हो यार, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मैं तो एक किन्नर हूँ, माँ कैसे बन पाऊंगी? तुम मुझ पर यकीन करती हो ना, तो बस फिर इस यकीन को रखो। मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम जरूर माँ बनोगी, ये प्रॉमिस है मेरा।
अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए रोहन सुबह शाम बस ये जानकारी निकालने की कोशिश करता कि किस तरह वो अपनी किन्नर बीवी को माँ बनने का सुख देकर उसकी सूनी गोद भर सके। तभी एक दिन उसे एक डॉक्टर पूरब मित्तल के बारे में पता चलता है, जो कई ट्रांसजेंडर और किन्नरों का माँ बनने का ड्रीम अपने ट्रीटमेंट के थ्रू सक्सेसफुली पूरा कर चुके हैं। रोहन को इस डॉक्टर से उम्मीद की एक नई किरण नजर आती है। वो तराना के साथ उनके हॉस्पिटल जाता है। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं एकदम अच्छा हूँ, बस आपका ही वेट कर रहा था। जी ये मेरी वाइफ तराना है। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए मुझे क्या करना होगा माँ बनने के लिए। मैं अपनी जान तक दांव पे लगा सकती हूँ इस खुशी को पाने के लिए। देखिए आप माँ तो बन सकती हैं, पर क्या डॉक्टर साहब कहिए। रोहन जी, तराना जी, देखिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, तो प्लीज आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए। क्या जान जा सकती है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी तराना को नहीं खो सकता। डॉक्टर हम तैयार हैं, बस आप बताइए क्या करना है और कैसे करना है। तुम कुछ भी कहती रहो, लेकिन मैं तुम्हारी जान के साथ समझौता बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम हो तो मेरे साथ, और तुमने ही तो वादा किया था, भूल गए क्या? ठीक है, अगर आप दोनों रेडी हैं तो हम आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। आप प्लीज रिसेप्शन पे फॉर्म भर दीजिए। इस तरह रोहन और तराना माता पिता बनने के लिए अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरने को तैयार हो जाते हैं। कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना कर और एक डेंजरस मेडिकल प्रोसीजर से तराना में गर्भाशय का ट्रांसप्लांट हो जाता है। सभी मुश्किलों को पार करके आखिरकार तराना प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ ही महीनों बाद वो बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। इस तरह एक किन्नर होते हुए भी हमारी तराना माँ बन जाती है। उसका अधूरा परिवार पूरा हो जाता है। साथ ही वो समाज को बता देती है कि चाहे कोई किन्नर हो या समलैंगिक स्त्री पुरुष, जिसके अंदर परवाह और प्यार है, उसे माँ बनने के लिए किसी कोख की जरूरत नहीं है। आशा सरल स्वभाव की एक घरेलू लड़की थी। उसका पति सुजीत एक मोटर मैकेनिक था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों की जिंदगी की गाड़ी राइट ट्रैक पर चल ही रही होती है। रोजाना की तरह आशा अपने पति को लंच देकर गैराज भेजती है और फिर घर के कामों में व्यस्त हो जाती। वहीं सुजीत भी खुशी से लंच लेकर अपने गैराज की गाड़ियों को ठीक करने में लग जाता। ऐसे ही एक दिन दुर्घटनावश उसका एक हाथ गाड़ी के नीचे आ जाता है। गैराज में मौजूद उसके साथी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और फोन करके ये खबर आशा को देते हैं। हेलो, अरे आशा जी बोल रही हैं क्या? हाँ जी बोलिए। अरे मैडम, जल्द से जल्द आप सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। अरे सुजीत का एक्सीडेंट हो गया है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे पति को? वो ठीक तो है ना? अब संभालिए खुद को और फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचिए। भाई साहब आप इनका ख्याल रखिएगा, मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। अपने पति के एक्सीडेंट की खबर सुन तुरंत ही आशा हॉस्पिटल निकल जाती है। डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत कैसी है? ये ठीक तो है ना? जी देखिए, इस दुर्घटना के कारण हमें इनका एक हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा। क्या डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए मैडम, आप संभालिए खुद को। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने पति से मिल सकती हूँ? आशा अपने पति सुजीत के पास जाती है, जहां वो बेहोश होता है। अपने पति को इस हाल में देख आशा उसको गले लगाकर रोने लगती है। उसकी आंख के कुछ आंसू सुजीत के चेहरे पर गिर पड़ते हैं और अचानक ही वो होश में आने लगता है। अरे आशा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो ऐसे? मैं यहाँ। आपको होश आ गया? जी आराम से, आप ठीक तो है ना? इतना कहकर
जैसे ही सुजीत आशा के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है तो देखता है कि उसका दायां हाथ है ही नहीं, जिसे देख उसे बहुत ज्यादा धक्का लगता है। देखो ये क्या हो गया, अब क्या होगा हमारी गृहस्थी का। अरे कैसे चलेगा हमारा घर। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके साथ। देखो मेरा एक हाथ नहीं रहा, अरे कैसे खिलाऊंगा मैं तुम्हें। अरे ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? आपका एक हाथ कट गया तो क्या हुआ, ये 2 हाथ तो है ना। अब से मैं आपकी ताकत बनूंगी। हे भगवान, अरे इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही देते। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आज तक आप ही तो कमा रहे थे, लेकिन अब अपने जीवन की गाड़ी मैं चलाऊंगी। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और आशा को वार्ड से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। साथ ही उसे बताते हैं, देखिए मैडम, इस हादसे की वजह से इनके अंदर काफ़ी वीकनेस आ गई है और ऐसे केसेस में पेशेंट डिप्रेशन में भी चला जाता है, तो आपको इनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर की बात सुन आशा खुद को संभालती है और अपने पति का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है। दिन बीतते जाते हैं, उसके घर की आर्थिक हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है, जिसे देखते हुए वो अपने घर की आर्थिक कमान अपने हाथों में ले निकल जाती है रोजगार की तलाश में। सुबह से शाम वो गली गली भटकती है, पर उसे कहीं रोजगार ही नहीं मिलता। थक हार कर उदास हो वो एक धोबन की छोटी सी दुकान पर बैठती है। उसे इस तरह हताश देख वो धोबन उससे बोलती है, अरे बहन जी, सुबह से देख रही हूँ आपको, यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही हो, कुछ खो गया है क्या? नहीं नहीं बहन, कुछ खोया नहीं है, मगर कुछ ढूंढ जरूर रही हूँ। अरे वही तो, बताओ तो सही क्या खो गया है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। अरे बहन क्या बताऊं, काम की तलाश में बस दर बदर भटक रही हूँ। 2 दिन से घर पर चूल्हा नहीं जला, ऊपर से पति की दवाइयाँ, बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। अरे बहन जी, परेशानियाँ तो सबकी जिंदगी में आती रहती हैं, तुम हिम्मत रखो, चिंता मत करो। पहली बार काम करने के लिए घर से बाहर निकली हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ऐसे खाली हाथ अपने घर कैसे वापस जाऊँ। अरे बस बस, रुलाओगी क्या? ये लो, पानी पी लो और थोड़ा सत्तू खा लो, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन से भटक रही हूँ मैं, कोई काम धंधा नहीं है मेरे पास। तुम चिंता मत करो, वो बड़ी सी पीले रंग की कोठी देख रही हो, वो मेरी मालकिन का घर है, मैं अभी उनके घर कपड़े देने जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। कुछ ही देर में धोबिन अपने कंधे कपड़ों की गठरी लिए आशा को अपनी मालकिन के घर ले जाती है। राम राम मालकिन। हाँ नमस्ते। अरे सुषमा, ये ले तेरे 1500 रुपए, बाकी कल दे दूंगी। और ये मिठाई का डब्बा। और ये कौन है तेरे साथ? मालकिन, ये मेरी सहेली है, बड़ी ही दुखी है, कोई काम हो तो बता दीजिए, ये कर लेंगी। मालकिन, कोई भी काम हो, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ कर दूंगी, बस काम दे दो। अच्छा, वैसे मुझे भी एक काम वाले की जरूरत थी, कल से घर पर आ जाना काम करने। और ये लो 2000 रुपए एडवांस। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब आपका। इस तरह आशा को पीली कोठी वाली मालकिन के घर में काम मिल जाता है। इसके साथ साथ वो और भी 2-3 घरों में बर्तन मांजने का काम करने लग जाती है, जिसके कारण उसके घर की आर्थिक हालत सुधरने लगती है और उसकी गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगती है। ऐसे ही एक शाम जब वो काम कर घर आती है तो देखती है कि उसका पति घर में है ही नहीं। सुधीर, सुधीर, कहाँ है आप? अरे यही हूँ मैं। अरे आप क्यों खाना बना रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं बना लेती खाना। अब घर में बैठे बैठे इतना तो कर ही सकता हूँ मैं।
और फिर ये तुम्हारे प्यारे प्यारे हाथ काम करके थक जाते होंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, लाइए मैं बनाती हूँ, हटिए आप। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं घर नहीं संभाल सकता? अरे बाबा, मैंने कब कहा? वैसे एक सरप्राइज है मेरे पास तुम्हारे लिए। वो क्या, बताइए। ऐसे थोड़ी ना, पहले आंखें बंद करो अपनी। अच्छा, अब आंखें खोल लूं क्या? मुझसे सब्र नहीं हो रहा। और नहीं नहीं, अभी नहीं। हाँ, अब खोलो। वाओ, इट्स अमेजिंग। तुमने कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है। एक और तोहफा है मेरे पास तुम्हारे लिए कि मैं कल से गैराज जा रहा हूँ। अरे एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, दूसरा तो अभी है ना। यानी कि अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जीवन की गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस की तरह भागेगी। समय बीतता जाता है। सुधीर अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना लेता है। वहीं आशा की हिम्मत और मेहनत रंग लाती है। वो अपने पति के पेंटिंग के हुनर को बढ़ावा देने के लिए अपनी मालकिन से बात करती है। उसकी पेंटिंग को आर्ट गैलरी में सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग का दर्जा मिलता है, जिससे कि उन दोनों की किस्मत ही बदल जाती है। शोहरत और दौलत उनके कदम चूमने लगती है। तो देखा दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आखिर बर्तन मांज कर ही तो हमारी बहू आशा ने अपने पति का इस मुश्किल भरे दौर में साथ दिया और उसे सफलता के मुकाम तक पहुंचा दिया। क्या आपके आसपास भी ऐसी मेहनती जोड़ियां हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी है अमृतसर के एक किसान बलवंत की, जिसके लिए माटी ही उसका भगवान है और लहराती फसल चमचमाता सोना, जिसकी वो प्रतिदिन पूजा आराधना करता है। यहाँ तक कि जिसके लिए वो अपनी जान भी हंसते हंसते कुर्बान कर सकता है। बलवंत अपनी पत्नी हरप्रीत, अपनी बेटी प्रीतो के साथ खुशहाली से जीवन जी रहा था। उनका पूरा परिवार खेत में फसल काटने में लगा ही था। पापा जी, हुंदी वारी ते फसल बहुत वधिया हुई है। हाय हाय, गल्ला कट कर ते हथ वध चला। तेरे बापू नु सवेरे मंडी भी जाना है। अरे बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा है, तू आराम से काट, मैं कर लूंगा। फसल काटने के बाद अगली सुबह जब बलवंत मंडी में फसल बेचने जाता है तो देखता है कि सब कुछ बंद पड़ा है और उसके जैसे और भी किसान एक साथ जमा होकर कुछ बातें कर रहे हैं। वो उनके पास जाकर पूछता है, अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? ਕੀ ਦਸੀਏ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਏ, ਐਸਾ क्या हो गया? ਬਸ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ। रातों रात पूरे पंजाब में आंदोलन का माहौल बन जाता है। सभी किसान मोर्चा लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। हरप्रीत, हरप्रीत, मेरा जल्दी सामान पैक कर दे, मैं दिल्ली जाना है बस। हाय, ये की कह रहे हो तुसी? तुहानू पता भी है बाहर दा माहौल कितना खराब है। नहीं, तुसी ना जाओ। पापा जी, जे तुसी चले जाओगे तो साडा ख्याल कौन रखेगा? तू मेरा शेर पुत्र है, मैनू पता है तू सब संभाल लेगी। हाँ जी पापा जी, तुसी बेफिक्र होके जाओ। हाँ जी, आ लो तुहाडा सामान ते आप दा बहुत ज्यादा ख्याल रखना ता जल्दी वापस आना। बलवंत अपने परिवार से विदा लेकर दिल्ली अपने बाकी सभी किसान भाइयों का समर्थन करने चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं पर इस समस्या का कोई हल नहीं निकलता और गुजरते हुए वक्त के साथ साथ विरोध भी घनिष्ठ होता जाता है। हर टीवी न्यूज चैनल पर किसान ही छाए होते हैं। वहीं घर पर प्रीतो अपनी माँ का ख्याल रखती है, पर धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत खराब होने लग जाती है और हालतों से मजबूर होकर बलवंत खुद को फांसी लगा लेता है। हाय हाय, मैनू किदे सहारे छੱਡ के तुसी कल्ले चले गए। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
पापा जी तुसी सानू छड्ड के चले गए, ਅਸੀਂ नहीं जी सकते ਤੁਹਾਡੇ बिना। हाय प्रीतो पुत्तर, हुण तेरे पापा ने कदी नहीं बोलना, इस सदा लई सानू छड्ड के चले गए। नहीं मम्मी जी, हम कमजोर नहीं हो सकते। पापा जी नहीं रहे ता की होया, ਅਸੀਂ ਤਾਂ है, मैं करूंगी सारा काम। अभी गम के बादल छटे ही नहीं थे कि प्रीतो और हरप्रीत पर कुदरत की मार पड़ जाती है। एक दिन मौसम इतना ज्यादा कहर ढाता है कि लगातार बारिश और तूफान की वजह से उसकी सारी पकी पकाई फसल खराब हो जाती है। हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि घर में खाने के वांदे पड़ जाते हैं, जिसके चलते हरप्रीत डिप्रेशन में रहने लगती है। प्रीतो पुत्र, मिन्नू लगता है हुन मैं ज्यादा जी नहीं पाऊंगी, मेरा अंतिम वेला आ गया है। मम्मी जी ऐदा दिया गल्ला ना करो। कुछ ही वक्त बाद उसकी माँ हरप्रीत का भी देहांत हो जाता है। बेचारी प्रीतो अकेली रह जाती है। उसके पास बेकार हो चुकी फसल, जमीन और गरीबी के सिवा कुछ नहीं बचा था। पर अपने इरादों की पक्की प्रीतो हार नहीं मानती और पक्का निश्चय कर लेती है कि वापस से वो अपनी जमीन पर खेती करेगी। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो मदद के लिए सरपंच के घर जाती है। सरपंच साहब, मैं अब दोबारा खेती करनी है, मिन्नू कुछ पैसे की जरूरत है। मदद तो तेरी कर देंगे, पर ये बता गिरवी क्या रखेगी? मैं अपना घर गिरवी रख दूंगी। सोच ले, अगर समय पर पैसा नहीं चुका पाई तो घर से बेघर हो जाएगी लड़की। दूर खड़ा सरपंच का बेटा दलजीत ये सब देख रहा होता है। उसे प्रीतो को देखकर पहली नजर में ही उससे पहला प्यार हो जाता है। प्रीतो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। वो अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाकर जुताई करने की कोशिश करती है, पर पानी इतना ज्यादा होता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। तभी वहाँ दलजीत आ जाता है और प्रीतो को ऐसे मेहनत करता देख कहता है, ओ जी तुसी तो बहुत मेहनती हो। अरे तुसी तो सरपंच जी दे मुंडे हो ना, दिलजीत? नाम तो मेरा है दिलजीत, पर मेरा दिल तो जी आपने जीत लिया जब से मिलो हो। जी कित्थे खो गए तुसी? अच्छा सुनो जी, सरपंच जी नु कहना मैं सारा पैसा टाइम ते दे दवांगी, चिंता ना करन। हाय पैसे पूसे छड्डो, दिल दे दो ते दिल ले लो। हाँ जी, की कहा तुसी? मैं सुनिया नहीं। जी कुछ नहीं, बस ऐही कि पैसे दा तो कोई चक्कर ही नहीं है, मैनू पता है कि तुसी कर लोगे। वैसे मैं मदद करना तोड़ी? ओ ना जी ना, ए मेरा काम है, मैं आपे कर लूंगी। तुसी पूछ लिया, यही बहुत है मेरे वास्ते। वक्त बीतता जाता है। प्रीतो दिन रात एक कर कड़ी मेहनत करती है। इसी बीच दिलजीत उससे मिलने आता है और दोनों बातें भी करते और साथ साथ काम भी करते। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। आखिरकार प्रीतो की मेहनत रंग लाती है। आसपास के सभी लोग उसकी इस सफलता की प्रशंसा करते नहीं थकते और फसल की कटाई का समय आ जाता है। वो फसल काटती है और मंडी में ले जाकर उस फसल को बेचती है, जिसका उसे बहुत अच्छा दाम मिलता है। प्रीतो अपना कर चुकाने सरपंच के घर जाती है। सरपंच जी, ए लो, तुहाडे सारे पैसे वापस लेके आई हूं मैं। वाह पुत्र, तू तो बहुत बहादुर निकली। इतना सब होने के बाद भी तूने हार नहीं मानी। शाबाश बेटा, यूं ही तरक्की कर। तभी वहाँ दलजीत आ जाता है। पापा जी, मैं तोड़े नाल कुछ गला करना चाहना है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? पापा जी, मुझे प्रीतो बहुत पसंद है ते मैं उसी दे नाल ब्याह कराना चाहता हूँ। नहीं नहीं, एक ही कह रहे हो, हम तो बस अच्छे दोस्त है ना। बस करो तुम दोनों, अभी मैं यही हूँ और फैसला मैं ही करूंगा। पापा जी, तोड़ा फैसला जो भी हो, मैं तो बस प्रीतो दा ही होना है। ओए खोतिया, मैनू भी ता तेरी पसंद बहुत पसंद है। प्रीतो तो वधिया कुड़ी तेरे जैसे नलायक मुंडे नू कदे भी नहीं मिल सकती। मिन्नू ता लग गया सी कि फिर दोबारा कदी मिन्नू मेरे पापा जी दा प्यार ही नहीं मिलेगा, पर आज लगदा
ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ कोई कमी नहीं है मेरे को। इस तरह हमारी प्रीतों की शादी दिलजीत से बड़ी धूमधाम से हो जाती है। तो देखा दोस्तों, हमारी किसान प्रीतों ने किस तरह से मुसीबतों का सामना किया। क्या आपके आसपास भी ऐसी किसान वाली बहू है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।